अध्याय 1 का पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन कीजिए, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है प्राकृतिक आकृति, पर्वत, पठार, मैदान और नदियों को दर्शाने वाला मानचित्र का प्रकार है। जिस मानचित्र के अंदर पर्वत दिखाए जाए, पठार दिखाए जाए, मैदान दिखाए जाए, नदियां दिखाई जाए, ऐसे मानचित्र को कौन सा मानचित्र कहा जाता है? तो ऐसे मानचित्र को, चूंकि ये सब भौतिक है, इसलिए ऐसे मानचित्र को भौतिक मानचित्र कहा जाएगा। तो आपका यहां पर आंसर नंबर 1 हो जाएगा, भौतिक मानचित्र। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 है, सेतु का प्रतीक चिन्ह है। यहां पर सेतु से अर्थ है कि ब्रिज या पुल, ठीक है, जिसे आप ब्रिज कहते हैं, पुल कहते हैं, बांध कहते हैं, उसको किस चिन्ह के द्वारा मैप के अंदर दर्शाया जाता है? तो वह आपका सी ऑप्शन वाला सही हो जाएगा, ब्रिज का यह चिन्ह होता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, कई शताब्दियों पूर्व भारत की स्वयं की एक प्रमुख याम्योत्तर थी जो इस नगर के मध्य से गुजरती थी। तो भारत की जो याम्योत्तर, जिसे भारत मानता है, वह याम्योत्तर किस शहर से भारत के गुजरती है? तो गुजरती थी यहां पर लिखा है, लेकिन वो अब भी गुजरती है। तो यहां पर आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, उज्जैनी। और इस उज्जैनी को ही आज के समय में उज्जैन कहा जाता है, महाकाल की नगरी उज्जैन कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय मानक समय ग्रीनिच मीन टाइम, जिसे आप इंग्लिश में जीएमटी कहते हैं, और जीएमटी का फुल फॉर्म ही होता है ग्रीनिच मीन टाइम, पर स्थानीय समय से आगे होता है। तो जो भारतीय मानक समय होता है, वह भारतीय मानक समय जीएमटी से कितना समय आगे होता है? आपको 1 वर्ड में ही याद होना चाहिए कि वह समय आपका 5 घंटे 30 मिनट आगे होता है। किससे आगे होता है? जीएमटी के टाइम से। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करती है। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, यहाँ पर रमा पूर्व दिशा की ओर जाते समय, मान लीजिए रमा यहाँ पर है, यहाँ से वह पूर्व दिशा की ओर इस तरफ जाना स्टार्ट करती है, तो जाते समय अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। तो बाईं ओर से क्या अर्थ है? बाईं ओर से अर्थ होता है कि लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड वह मुड़ जाती है। तो इस तरफ जाने पर उसका लेफ्ट हैंड किस तरफ होगा? इस तरफ होगा, तो वह इस तरफ मुड़ जाएगी। तो वह किस दिशा की ओर जा रही है? तो बच्चों और साथियों, यहां पर यह पश्चिम मिसप्रिंट हो गया है। इसका सही उत्तर आपका आएगा उत्तर दिशा, सी वाला ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, मानचित्र का मुख्य घटक नहीं है। मुख्य घटक कौन सा नहीं है आपको बताना है? दूरी, आरेख, दिशा, प्रतीक चिन्ह। तो आपकी जो दूरी होती है, यह भी मानचित्र में दर्शाई जाती है, दिशाओं को भी दर्शाया जाता है, प्रतीक चिन्हों को भी दर्शाया जाता है। आरेख को यहां पर हम मानचित्र में नहीं दर्शाते, इसलिए आपका सही ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। चलिए, इसके बाद थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन यहां पर एक ही बार में आपकी 8 ग्रेड पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। दोबारा इसे याद करने की शायद आवश्यकता ना हो, इसके लिए आपको बिना स्किप किए इन वीडियोस को कंप्लीट देखना होगा। प्रश्न नंबर 8 है, पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध, पृथ्वी की उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करने वाली रेखा पृथ्वी होती है। इस पृथ्वी को 2 बराबर भागों में, हम बराबर तो नहीं कह सकते, लेकिन 2 भागों में विभाजित करने वाली जो रेखा है वह क्या कहलाती है? वह रेखा होती है आपकी भूमध्य रेखा। यहां मध्य शब्द से ही क्लियर है कि बीच में है, और भू से अर्थ होता है धरा या पृथ्वी। तो पृथ्वी के जो मध्य में रेखा है उसे ही हम भूमध्य रेखा कहेंगे। तो ऑप्शन डी आपका यहां पर राइट हो जाता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9, भूमध्य रेखा के चारों ओर सामान्यता होती है।
जो भूमध्य रेखा है आपकी यह वाली, इसके चारों ओर सामान्यता क्या होती है? जलवायु के विषय में यहाँ क्वेश्चन बनाए तो उष्ण जलवायु, उष्ण से अर्थ होता है कि क्या उसके आसपास गर्म जलवायु होगी। तो जी हाँ, इस रेखा के आसपास चारों ओर सामान्यता उष्ण जलवायु होती है, जो कि ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है। चलिए इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 10, ग्लोब पर किसी स्थान की स्थिति को दर्शाने के लिए आवश्यक है। आप सभी मोबाइल का उपयोग करते होंगे और मोबाइल में आपने लोकेशन भी ऑन करके देखी होगी, तो लोकेशन को ही हम यहां पर कहेंगे स्थान की स्थिति। मतलब लोकेशन को दर्शाने के लिए पृथ्वी पर किसी भी स्थान पर आपको क्या क्या आवश्यकता होगी, तो उसके लिए आपको अक्षांश और देशांतर की स्थिति पता होना चाहिए। तो आपको यहां पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं यदि जानकारी में हैं तो आप उस स्थान की स्थिति को पता लगा सकते हैं। तो लोकेशन की सही जानकारी आपको अक्षांश और देशांतर रेखाओं से ही पता चलती है, और जो कि ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है। इसके बाद आपके यहां पर सही विकल्प चुनकर लिखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है। आपको यहां पर इनके ऑप्शन भी दिए गए हैं, उत्तर भी दिए गए हैं। इन उत्तरों में से सही उत्तर आपको छांटकर इनके अंदर फिल करना है। यहां पर ए वाला है, मानचित्रों की पुस्तक क्या कहलाती है? तो मानचित्रों की जो पुस्तक है वह एटलस कहलाती है। एटलस के अंदर मानचित्र ही मानचित्र दिए होते हैं। यदि आपने कभी एटलस देखी होगी तो आपको पता होगा। इसके बाद बी ऑप्शन है, ग्रेगोरियन कैलेंडर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है इसका उपयोग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। आपका सी वाला है, किसी मानचित्र में स्थान विशेष पर पाए जाने वाले खनिज को दर्शाया गया है, वह मानचित्र क्या कहलाएगा? तो वह मानचित्र आपका थीमेटिक कहलाएगा। थीमेटिक मानचित्र से अर्थ है कि वह मानचित्र जिसके अंदर खनिज पदार्थों को दर्शाया जाता है, उस मानचित्र को हम थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। अब इसी प्रकार से आपका डी वाला क्वेश्चन है, ग्लोब पर एक ग्रिड अक्षांश और एक ग्रिड देशांतर रेखाओं से मिलकर बनती है। जो आपका ग्लोब होता है, मैं आपको आगे चित्र दिखाऊंगा कि किस प्रकार का ग्लोब का चित्र होता है और कैसी देशांतर होती है और कैसी अक्षांश होती है। इसके बाद ई वाला जो ऑप्शन है यह दिया गया है, प्रमुख याम्योत्तर को 0 डिग्री से अंकित किया जाता है। जो प्रमुख याम्योत्तर रेखा होती है इसको 0 डिग्री से दर्शाया जाता है। इस रेखा के ऊपर 0 डिग्री होता है। चलिए इसके बाद है, मध्य प्रदेश का उज्जैन नगर अनेक शताब्दियों तक खगोल विद्या, यहां पर आपका सही आंसर आएगा, खगोल विद्या का एक प्रतिष्ठित केंद्र रहा है। जो आपका उज्जैन नगर है, जिसे उज्जैनी भी कहा जाता है, यह मध्य प्रदेश में स्थित है और जिसे महाकाल की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर कई सारे खगोल विद्याओं की जानकारी आपको यहाँ पर जो सेंटर बने हैं वहाँ पर मिल जाएगी। आप चाहे तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको भारत का सही इतिहास देखने को मिलेगा कि हमारे जो पूर्वज थे वो कितने वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हुआ करते थे। तो वहाँ पर वेधशालाएं बनी हुई है। इन वेधशालाओं में जाकर आप उन यंत्रों की जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका आएगा खगोल विद्या। चलिए इसके बाद जे वाला है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करने पर तिथि में, जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होती है इसको पार करने पर तिथि में, तिथि से अर्थ है कि डेट, आज की तारीख में कितना फर्क आएगा? तो 1 दिन का अंतर आ जाता है। चलिए इसके बाद एच नंबर वाला है, ग्लोब पृथ्वी का एक नमूना है। यहाँ प्रतिरूप की जगह नमूना भी आ सकता है, प्रतिरूप भी आ सकता है, मतलब इसका एक फोटो है, यह कह सकते हैं। तो ग्लोब जो होता है वह पृथ्वी का एक प्रतिरूप होता है। इसके बाद आपका आय वाला है, मानचित्र के दाएं ओर बना 4 तीरों का निशान
क्या बताता है? तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था चार तीरों का निशान यह वाला, ये चार तीरों का निशान क्या बताता है? तो यह चार तीरों का जो निशान है वह दिशाओं को दर्शाता है, दिशाओं को बताता है। इसके बाद जे वाला है, उत्तर और दक्षिण ध्रुव के निकट जलवायु होती है। तो उत्तर और दक्षिण ध्रुव के निकट जो जलवायु होती है वह ठंडी होती है, क्योंकि ध्रुवों पर बर्फ होती है, इस कारण से जलवायु ठंडी होती है और सूर्य की जो रोशनी है वो बीचों बीच पृथ्वी के गिरती है। इस कारण से आपकी जो ध्रुव के निकट है वह ठंडाई वाले स्थान देखने को मिल जाते हैं और वहां सूर्य की रोशनी भी कम पहुंचती है। मैं बिल्कुल आपको चित्रों के माध्यम से पूरी जानकारी यहां पर प्रोवाइड करवाऊंगा, लेकिन शर्त है कि आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें। चलिए, इसके बाद आपके यहां पर अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। इन अति लघुत्तरीय प्रश्नों में प्रश्न क्रमांक 1 है। आपको सही आंसर क्या लिखना है यह जानकारी मैं ही आपको दिखाऊंगा। कई YouTube चैनल है फटाफट आपको बता देंगे ये याद कर लीजिए, वो याद कर लीजिए, इसका ये आएगा, सब कुछ आप कर लेंगे, लेकिन आपको कितनी मेहनत करना है, किस क्वेश्चन को कितने वर्ड में कंप्लीट करना है, इसके क्या सीमा है, आपको यह समझना भी है, याद क्या रखना है, किन कीवर्ड को याद रखना है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चैनल के साथ नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके आप रख लीजिए चैनल को। भारत के राज्यों की सीमा जानने के लिए आप किस प्रकार के मानचित्रों का उपयोग करेंगे? जब आपको राज्यों की किसी भी देश की सीमा जाननी है, क्या जाननी है? सीमाएं जाननी है, तो आप किस प्रकार के मानचित्र का उपयोग करेंगे? तो हम सीधे सीधे वन वर्ड में ही याद रखें कि वह मानचित्र का प्रकार भौतिक मानचित्र होता है। यदि भारत ना कह के आपको सीधे सीधे कह दिया जाए कि सीमाओं को जानने के लिए आप किस प्रकार के मानचित्र का उपयोग करेंगे, तो भौतिक मानचित्र आपका आंसर आएगा। चाहे विश्व हो, चाहे राज्य हो, चाहे हमारा देश हो, कोई भी विषय हो, लेकिन सीमाओं को जानने के लिए हम भौतिक मानचित्र का उपयोग करेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है। आपको यहां पर प्रश्न नंबर 1 में यह चित्र भी बनाकर दिखाया गया है, इंडिया का यहां पर मैप दिया गया है। क्या पृथ्वी का आकार पूर्णतः गोल है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत ही चिंतन का विषय है। यहां पर मैंने जो आंसर लिखा है इसको आप ध्यान से समझिए। आप इसमें एक वर्ड में कोई भी आंसर नहीं दे सकते कि पृथ्वी गोल है या चपटी है। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं क्या है। पृथ्वी का आकार लगभग गोलाकार है। यहां पर लगभग शब्द है, लगभग गोल है। पृथ्वी का आकार चपटा भी नहीं है, लगभग गोल है, लेकिन क्लियरली हम कह सकते हैं कि वह चपटा नहीं है। तो कैसा है? यह ध्रुव पर थोड़ी चपटी है। हम कह सकते हैं कि एकदम ध्रुव पर जाने के बाद इस प्रकार की आकृति उसकी हो जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का आकार पूर्णतः गोल नहीं बल्कि लगभग गोल है। कैसा है? पृथ्वी का आकार लगभग गोल है, हम उसे गोल कह सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप लगभग गोल शब्द का उपयोग यहां पर करें, क्योंकि यही आपकी पुस्तक में आंसर दिया गया है और यहां पर पृथ्वी का चित्र भी मैंने आपको बनाकर दिखाया है। अब चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, पृथ्वी के चारों ओर वृत्त बनाने वाली काल्पनिक रेखाएं कौन कौन सी होती है? तो इस प्रकार के आपके पृथ्वी के ऊपर ये काल्पनिक रेखाएं बनी होती है। आप देख पा रहे हैं कि कुछ रेखाएं इस प्रकार से यहां आ रही है, कुछ रेखाएं आपकी इस तरफ से लेकर उस तरफ जा रही, तो एक इस डायरेक्शन में होती है और एक इस डायरेक्शन में होती है। तो यह रेखाएं कौन कौन सी है? तो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व या पश्चिम की ओर से वृत्त बनाने वाली काल्पनिक रेखाएं, ये जो रेखाएं हैं ये काल्पनिक होती है, यह दिखाई नहीं देती है, इसलिए इन रेखाओं को हम काल्पनिक रेखाएं कहते हैं। और इस तरफ से आने वाली रेखाओं को या जाने वाली रेखाओं को हम कहेंगे अक्षांश रेखाएं, जबकि उत्तर या दक्षिण से आने और जाने वाली रेखाओं को हम कहेंगे देशांतर रेखाएं। अब इसके अंदर आप कंफ्यूज होंगे कि अक्षांश कौन सी और देशांतर कौन सी। आपको एक बात याद रखना है, आड़ी रेखाएं
आड़ी शब्द समझते हैं, आड़ी से अर्थ है ये वाली। तो आड़ी जो रेखाएं हैं आ से स्टार्ट हो रही है, इसका अर्थ है ये रेखाएं आड़ी है, और इन रेखाओं को हम कह सकते हैं अक्षांश रेखाएं। ठीक है, चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 4, किसी मानचित्र में लघु आरेख क्या कहलाते हैं? तो कोई भी मानचित्र हो उसके अंदर लघु आरेख को हम पैमाना या स्केल कहते हैं। तो किसी मानचित्र में लघु आरेख को पैमाना या स्केल कहा जाता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5, ये आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न चल रहे हैं। चतुर्दिश में कौन सी दिशाएं सम्मिलित है? ये आपकी 4 डायरेक्शन है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब इन 4 मुख्य दिशाओं से मिलकर भी दिशाएं बनती है, तो जिन्हें हम कहते हैं चतुर्दिश। तो पहला चतुर्दिश आपका यह वाला हो गया उत्तर पूर्व, यह आपका पहला चतुर्दिश। ठीक है, इसको 4 भागों में बांट दें तो यह आपका पहला हो जाएगा। इस पहले चतुर्दिश में उत्तर पूर्व कौन सी दिशाएं होती है? ये आपका उत्तर पूर्व के बीच वाला पार्ट है, इसलिए हम इसे कहेंगे उत्तर पूर्व। इसी प्रकार से दक्षिण पूर्व, इस सेकंड वाले को हम कहेंगे दक्षिण पूर्व। ठीक है, यह दक्षिण पूर्व, यह आपका उत्तर पूर्व। इसके बाद तीसरा चतुर्दिश जो होता है वह यह वाला होता है, और यह तीसरा चतुर्दिश 2 दिशाओं के बीच है, पश्चिम और दक्षिण, इसलिए इसे हम कहेंगे दक्षिण पश्चिम। और इसके बाद एक और बचता है चौथा वाला यह है उत्तर पश्चिम। मतलब पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा के बीच की जो जगहें हैं उनको हम कहेंगे उत्तर पश्चिम। तो इस प्रकार से पहला, दूसरा, तीसरा कोऑर्डिनेट और यह आपका चौथा कोऑर्डिनेट होता है। और इनकी दिशाओं के बीच की इन दिशाओं के बीच की जो जगह है उसको हम इस कोऑर्डिनेट के नाम से जानते हैं, और उनको इसी दिशाओं के साथ में दर्शाया भी जाता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट से बोले तो यहाँ पर कोई चीज स्थित है, उसे हम कहेंगे कि यह नॉर्थ ईस्ट की पोजीशन में है। ठीक है, चलिए और डिटेल में इसके क्वेश्चन सॉल्व करते समय बात करेंगे। इसके बाद आपका यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक टेबल लैंप के सामने ग्लोब को रखा जाए तो ग्लोब पर प्रकाशित भाग क्या स्पष्ट करता है? मान लीजिए यह आपका टेबल लैंप है, यह आपका यहाँ पर लैंप है, और इस लैंप से जो प्रकाश निकल रहा है वह आपके ग्लोब पर गिर रहा है, तो यह प्रकाश आपका इतनी जगह पर गिरेगा। ठीक है, तो ये जो भाग है यह क्या प्रकाशित कर रहा है? इस चित्र से आपको क्या समझ में आ रहा है? तो ग्लोब पर प्रकाशित भाग से स्पष्ट होता है कि पृथ्वी के कुछ स्थानों पर प्रातः काल है। कुल मिलाकर यह आपका थोड़ी देर के लिए मान लीजिए सूर्य है, और इस सूर्य की रोशनी इस पृथ्वी के ऊपर गिर रही है, जिस भाग में गिर रही है वहां पर उजाला है, अर्थ है कि प्रातः काल है। हो सकता है कि दोपहर भी हो सकता है कि शाम भी हो, लेकिन इसके पीछे वाला जो पार्ट है, ये वाला हिस्सा, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर रात्रि हो रही है। यहाँ पर कैसा समय चल रहा है? रात्रि का, क्योंकि यहाँ पर अंधेरा है, यहाँ पर इसकी लैंप की रोशनी नहीं पहुंच पा रही है, सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा है, इस कारण से यहाँ पर रात्रि होगी। तो यह बात इस चित्र से स्पष्ट हो रही है। एक टेबल लैंप के सामने यदि ग्लोब को रख दिया जाए तो यह आपका उसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपका यहां पर क्वेश्चन नंबर 7, नाविकों द्वारा दिशाओं को जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो मान लीजिए कि समुद्र के अंदर आपके नाविक जाते हैं, समुद्र के अंदर जहाज जाते हैं, तो वहां पर तो रोड नहीं होते हैं, फिर डायरेक्शन का पता कैसे चलता है कि हमें किधर जाना है, किस तरफ जाना है? तो उस कार्य को करने के लिए, जानने के लिए दिशाओं को, वे दिक्सूचक यंत्र का उपयोग करते हैं, जिसे हम कंपास भी कहते हैं। तो नाविक को दिशाएं जानने के लिए कंपास या दिक्सूचक यंत्र का उपयोग करना होता है, और वह इस प्रकार से चित्र के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूं कंपास को, दिक्सूचक यंत्र को। यह आपके विद्यालय में भी देखने को आपके साइंस लैब में मिल जाएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी के किसी स्थान का पता किन रेखाओं से लगाया जाता है?
ये खाली स्थान में भी आपको दिया गया था, वहां पर भी हमने इसका आंसर दिया था आपको कि अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं से पृथ्वी के किसी भी प्लेस की लोकेशन को जाना जा सकता है। अब मान लीजिए कोई पॉइंट यहां पर है, तो यहां पर आपकी अक्षांश और देशांतर दोनों की पोजीशन होती है। वह पोजीशन यह आपका दिखाएगा कि यह स्थान कहां पर है। तो अक्षांश और देशांतर एक्चुअल में एक आपका गणितीय डाटा होता है और उस डाटा को यहां पर आप जब लेकर आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यह स्थान यहां पर दिया गया है। ठीक है, मैं आपको छोटा सा उदाहरण और दे देता हूं, क्लियर करता हूं इस क्वेश्चन को, नहीं तो बार बार आप कंफ्यूज होंगे। 1 2 3 4 5, मैं इधर से लिखता हूं 1 2 3, यहां आ गया 4 5। अब आपसे कहा जाए कि ये जो 3 है ये कहां पर है, तो ये इस रो का भी तीसरा है और इस रो का भी तीसरा है। और यदि आपसे कहा जाए कि ये 2 कहां है, तो 2 आपका इस रो में ऊपर से दूसरा है और इस रो में आपका ये तीसरी पोजीशन पर आता है। ठीक है, समझ गए। इधर से आप देखें तो तीसरी पोजीशन 1 2, तीसरी पोजीशन पर ये 2 है और इधर से दूसरी पोजीशन पर। तो यहां लोकेशन से भी अर्थ यही होता है कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं वे लोकेशन बताती है, स्थान का पता बताती है। इसके बाद मानचित्र को और किस नाम से जाना जाता है, तो मानचित्र को आप नक्शा या मैप के नाम से भी जानते हैं। अब आपका यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 है, ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है। यह मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है और बड़ी बड़ी एग्जाम के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीएससी लेवल की एग्जाम वाले बच्चे भी इन वीडियोस को बड़े ही ध्यान से देखेंगे। मैं जानता हूं कि ऐसे वीडियोस उनको कम ही देखने को मिलते हैं, तो आपके लिए कक्षा 6 में ही ये सारी चीजें उपलब्ध करवा दी गई है। तो आप भी बड़े ध्यान से पढ़िए और शिक्षक साथी भी इन वीडियोस को बच्चों को बेहतर तरीके से देखने और समझने के लिए कहे, ताकि आपका बहुत ही कम कार्य हो जाएगा। यदि इन वीडियोस को वो देख लेंगे तो पुस्तक बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। तो ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है। जो देशांतर रेखाएं होती है, मान लेते हैं हम इस पृथ्वी को 2 भाग में विभाजित करते हैं, तो आधी इधर रेखाएं 180 और आधी 180 यहां पर आपकी होगी। 2 पार्ट में बांट दे तो आधी देशांतर 180 और ये 180 कुल मिलाकर इनकी संख्या 360 हो जाती है। साथियों, आगे का जो पार्ट है, आगे के जो क्वेश्चन है वे हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर कंप्लीट करेंगे। आई होप कि यह पार्ट नंबर 1 आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट पार्ट को यदि आपको देखना है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप पूरी की पूरी 8 ग्रेड को कंप्लीट देख सकते हैं। ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट आपको वहां ओपन होकर मिल जाएगी। तो एक पार्ट को हम 30 मिनट के समथिंग ही रखेंगे और जहां पर 30 मिनट हो जाएंगे वहां पर एंड कुल मिलाकर आपकी एक पार्ट को कंप्लीट करने में 8 ग्रेड के 2 आपके लेक्चर लगेंगे। और यदि साथियों आप बुक को भी बेहतर तरीके से पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो वह भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। उनके वीडियोस भी, पूरी पुस्तक को मैंने बिल्कुल बेहतर तरीके से कंप्लीट करवाया है। सोशल साइंस की हो, विज्ञान की हो, मैथ्स की हो, सारी पुस्तकें और उनके सारी 8 ग्रेड आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगी। वहां से आप उनके क्वेश्चन आंसर कैसे होंगे, कैसे पढ़ाना है, क्या क्या आपको एडिशनल सामग्री अपने साथ रखना है, ये सारी जानकारी वहां से आपको मिल जाएगी। और यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बेहतर लगे तो लाइक कीजिए और अपने ग्रुप्स में इसे शेयर करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।